भारी बारिश के कारण श्री केदारनाथ धाम जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 107 पर बना कुंड पुल क्षतिग्रस्त। मरम्मत कार्य होने तक पुल में सभी चौपहिए वाहनों का आवागमन बंद। हल्द्वानी रामनगर स्टेट हाईवे फिर हुआ बंद। चलकुआ में सड़क का बड़ा हिस्सा पानी के तेज बहाव में बहा। बारिश के सीजन में तीसरी बार टूटी सड़क, हाईवे में यातायात बंद। हल्द्वानी में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का मामला। कोतवाली में पुलिस के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन। छात्र संगठन की आरोपी ड्राइवर को फांसी देने की मांग। बूढ़ा केदार क्षेत्र में आपदा के बाद स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावितों को दी स्वास्थ्य सुविधाएं। बूढ़ा केदार में 4 डॉक्टर और फार्मासिस्ट की तैनाती। लोगों को सही समय पर दवाइयां और उपचार देना उद्देश्य। मौसम विभाग का टिहरी जिले में भारी बारिश का अनुमान। भारी बारिश के चलते आज स्कूल बंद रहने के आदेश। आपदा प्रबंधन अधिकारी ने कहा, आदेश न मानने वालों पर होगी कार्रवाई। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निम्मी सिन्हा और चलिए इस वक्त उत्तराखंड की खबरों पर नजर डालेंगे। और सबसे पहले शुरुआत हल्द्वानी से करेंगे। हल्द्वानी की बड़ी खबर आप तक। हल्द्वानी रामनगर स्टेट हाईवे पर फिर हुआ बंद। बता दें कि चकलुआ में सड़क का बड़ा हिस्सा बहाव में बह गया। इस वजह से बंद किया गया। बड़ा हिस्सा बहाव में बहने से पुलिस ने हाईवे से बंद किया यातायात। यात्रियों को हो रही है भारी परेशानी। बता दें कि हल्द्वानी को देहरादून से जोड़ता है ये हाईवे और सड़क के दोनों तरफ तैनात हुई पुलिस फोर्स और बारिश के सीजन में तीसरी बार ये सड़क टूटी है। हल्द्वानी रामनगर स्टेट हाईवे फिर बंद हो गया है। तो बता दें आपको हल्द्वानी से ये बड़ी खबर। हल्द्वानी रामनगर स्टेट हाईवे जो है वो बंद हो गया है मौसम के कारण। बता दें आपको कि पुलिस की तैनाती की गई है, पुलिस फोर्स की तैनाती हुई है। बारिश के सीजन में तीसरी बार ये सड़क टूटी है जिसकी वजह से इसे बंद किया गया। हल्द्वानी को देहरादून से जोड़ता है ये हाईवे और सड़क के दोनों तरफ पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। बता दें इसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। पुलिस ने हाईवे बंद कर दिया है, यातायात भी बंद हो चुका है। बता दें कि चकलुआ में सड़क का बड़ा हिस्सा बहाव में बह गया है। इस वजह से हल्द्वानी रामनगर स्टेट हाईवे को बंद कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां की हल्द्वानी रामनगर स्टेट हाईवे को बंद कर दिया गया है। चकलुआ में सड़क का बड़ा हिस्सा बहाव में बहा, इस वजह से इसे बंद किया गया है। वहीं पुलिस ने हाईवे से इसे बंद किया है। यातायात प्रभावित है, यात्रियों का आना जाना बंद कर दिया गया है। दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उन्हें। हल्द्वानी को देहरादून से जोड़ता है ये हाईवे। बता दें कि सड़क के दोनों तरफ पुलिस फोर्स की तैनाती हुई है। बारिश के सीजन में तीसरी बार है जब ये सड़क टूटी है और हल्द्वानी रामनगर स्टेट हाईवे फिर बंद हो गया है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बता दें कि जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि कुंड पुल की मरम्मत होने तक केवल दुपहिए वाहन ही पुल से संचालित हो सकते हैं। पुल की मरम्मत होने तक वाहनों के वैकल्पिक आवागमन के लिए चुन्नी बैंड, कालीमठ गेट, गुप्त काशी और गिवानी गांव मयाली गुप्त काशी वाले मोटर मार्ग का उपयोग किया जा सकता है। आपदा प्रबंधन अधिकारी ने बताया है कि भारी बारिश के चलते श्री केदारनाथ धाम जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 107 पर स्थित कुंड पुल का आधार क्षतिग्रस्त होने के कारण सभी चौपहिए वाहनों का आवागमन बंद कर दिया गया है। वहीं रुद्रप्रयाग उत्तराखंड कुंड पुल में सभी चौपहिया वाहनों का आवागमन बंद है और भारी बारिश से कुंड पुल का आधार क्षतिग्रस्त। मरम्मत कार्य होने तक पुल पर दोपहिए वाहन चलेंगे और श्री केदारनाथ धाम जाने वाले NH 107 पर कुंड पुल है ये, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो बता दें रुद्रप्रयाग से ये खबर है जहां की
बता दें आपको कि मरम्मत कार्य होने तक पुल पर 2 पहिए वाहन ही चलेंगे। 4 पहिए वाहन की नो एंट्री हो गई है। भारी बारिश से कुंड पुल का आधार क्षतिग्रस्त हो गया है, उसकी मरम्मत की जा रही है। इस वजह से 4 पहिए वाहन जो है उनकी नो एंट्री लगी है और 2 पहिए वाहन वहां पर चल सकेंगे। 2 पहिए वाहनों का आवागमन जो है वो चलता रहेगा। बता दें कि कुंड पुल में सभी 2 पहिए वाहनों का आवागमन फिलहाल जो है 4 पहिए वाहन जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। भारी बारिश से कुंड पुल का जो बेस है वो क्षतिग्रस्त हो गया है, उसकी मरम्मत की जा रही है। मरम्मत कार्य होने तक पुल पर 2 पहिए वाहन ही चलेंगे और केदारनाथ धाम जाने वाले NH 107 पर ये कुंड पुल है। तो बता दें आपको कि रुद्रप्रयाग से ये खबर आ रही है, जहां की लगातार मरम्मत का कार्य जो है वो चल रहा है इस पुल के लिए, क्योंकि कुंड पुल का आधार जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया है। भारी बारिश के कारण ये हुआ है, मौसम के कारण हुआ है और इसलिए यहां पर 4 पहिए वाहन की नो एंट्री लग गई है। 2 पहिए वाहन ही यहां से गुजर पाएंगे। तो चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं और बता दें कि खबर हल्द्वानी से है। हल्द्वानी में समुदाय विशेष के युवक का नाबालिग स्कूली छात्रा से दुष्कर्म का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। बता दें कि छात्र संगठन ने हल्द्वानी कोतवाली पहुंचकर इस मामले पर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना था कि शहर में कानून व्यवस्था बिल्कुल लचर हो गई है और अपराधी प्रवृत्ति के लोग खुलेआम घूम रहे हैं। छात्रों ने पुलिस प्रशासन से ऑटो चालकों के सत्यापन करने और सभी को आई कार्ड जारी करने की बात कही है। उन्होंने आरोपी ऑटो ड्राइवर को फांसी देने की भी मांग उठाई है। बता दें कि बीते रविवार को शाम के समय संगीत सीखने जा रही एक नाबालिग छात्रा को ऑटो चालक ने अपने ऑटो में बिठाया और उसे सुनसान जगह पर ले जाकर इस तरह की दुष्कर्म को अंजाम दिया। वहीं पुलिस ने इस मामले में आरोपी ऑटो चालक को गिरफ्तार कर पॉक्सो समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं आरोपी जिहादी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, लेकिन इस पूरे मामले पर पुलिस का कोई भी अधिकारी सामने नहीं आ रहा है। लेकिन यह मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और छात्रों ने जिस तरह से कोतवाली में आकर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया है, उससे यह साफ जाहिर होता है कि हल्द्वानी शहर में कानून का खौफ खत्म हो गया है। तो बता दें आपको हल्द्वानी से ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां की छात्रा के साथ ये दुष्कर्म किया गया। एक ऑटो चालक ने ये दुष्कर्म किया है। पॉक्सो एक्ट और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है। कार्रवाई अभी भी लगातार जारी है, लेकिन बड़ा सवाल उठ रहा है कि इन जिहादियों के खिलाफ पुलिस भी जो है कोई स्टेटमेंट देने को अभी तक तैयार नहीं है। अधिकारी अभी तक इस मामले में सामने नहीं आ रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि 16 साल की बच्ची के साथ कल के दिन दुष्कर्म हुआ था, है ना? तो वो जो दुष्कर्म था उसके खिलाफ हमें फांसी की मांग है, क्योंकि एक नाबालिग के साथ रेप हुआ है। अगर नाबालिग कोई क्राइम करता है तो उसकी सजा कम की जाती है ना? एक रेपिस्ट मेरे हिसाब से रेपिस्ट ही रहता है। 10 साल बाद अगर वो बाहर आ गया तो कल को कोई और हिंदू बहन इसका शिकार होगी, तो हमें नहीं चाहिए कि कोई और हिंदू बहन उसका शिकार बने। तो हमें चाहिए कि उसको फांसी हो जल्द से जल्द। और जितने भी ऑटो चालक यहाँ हल्द्वानी में चल रहे हैं, सबका सत्यापन और सबके गले में ID कार्ड होने चाहिए, क्योंकि हम देखकर बैठेंगे कि कोई हिंदू भाई चला रहा है या कोई मुसलमान भाई चला रहा है। ये हमारी मांग है। ऑटो चालक को फांसी होनी चाहिए। जिसने दुष्कर्म किया है उसको फांसी हो। उसने हमारी हिंदू बेटी के साथ दुष्कर्म, हमारी बहन को न्याय मिले बस। देखिए, कुमाऊं का प्रवेश द्वार हमारे हल्द्वानी को कहा जाता है। इस तरीके की घटना, रेप हुआ है, रेप की घटना, इस तरीके की घटना होना हल्द्वानी शहर में, ये हम सबके लिए सोचनीय विषय है, हम सबके लिए शर्म का विषय है। ये पुलिस प्रशासन कहाँ सोया हुआ है? जिस विशेष समुदाय के ऑटो चालक द्वारा ये दुष्कर्म किया गया है, वो क्या यहाँ का था? वो ऑटो चालक यहाँ का था या बाहर का था? अधिकतर बाहर के लोग यहाँ पर आकर के ऑटो चला रहे हैं, जो दिन भर नशे में चूर रहते हैं, आए दिन लोगों से बदतमीजी करते हैं, लड़ाई झगड़ा उनका पेशा हो गया है, नशा उनका पेशा हो गया करना। इस तरीके की घटना उन्हीं के द्वारा की जा रही है। प्रशासन से हमारी मांग ये है, हमारी व्यक्तिगत हमारी मांग यही है कि उन ऑटो चालकों का क्या सत्यापन था, और जो ऑटो चालक है उनका सत्यापन है। अगर सत्यापन नहीं है तो वो क्यों ऑटो चला रहे हैं? प्रशासन कहाँ सोया हुआ है? इस तरीके की घटना होना हम सबके लिए सोचनीय विषय है। अगर हमारी बहन को न्याय नहीं मिलता है तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। समस्त छात्र शक्ति धरना प्रदर्शन करेगी। पूरे आंदोलन के बल्लेबाजी होगा। पुलिस के खिलाफ आपने नारेबाजी की है, क्या है? अभी तक पुलिस के द्वारा हमें ये सूचना, हमें ये पता नहीं चला है कि वो जो चालक था वो पकड़ा गया है। आखिर क्या कार्रवाई हुई है अभी तक?
मामले को 2 दिन हो गए हैं और मामले अभी ये पता नहीं चल रहा हुआ क्या है उसमें। निश्चित तौर पर पुलिस का खौफ खत्म है। इस तरीके की घटना अगर हो रही है तो निश्चित तौर पर पुलिस का खौफ खत्म है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर पंतनगर से है। बता दें कि पंतनगर गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय में छात्राओं के साथ प्राध्यापक की छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जिसके बाद कुलपति ने आरोपी प्राध्यापक को निलंबित कर जांच के आदेश दिए हैं। बता दें कि जांच पूरी होने तक आरोपी प्राध्यापक को कृषि विज्ञान केंद्र में अटैच किया गया है और पूरे प्रकरण की जांच विश्वविद्यालय की सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड जेंडर जस्टिस कमेटी को सौंपी गई है। वहीं टीम 7 दिनों में जांच कर जांच रिपोर्ट कुलपति को सौंपेंगे। बता दें कि पंतनगर कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की छात्राओं ने प्राध्यापक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। छात्राओं को शिकायत पर बीते दिन कुलपति डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान ने आरोपी प्राध्यापक डॉक्टर सत्य कुमार को निलंबित कर दिया है और साथ ही मामले की जांच विश्वविद्यालय स्तर पर गठित कमेटी को सौंप दी गई है। उन्होंने 7 दिनों में जांच रिपोर्ट कुलपति के सामने रखने को कहा है। निलंबन के दौरान उन्हें कृषि विज्ञान केंद्र जाखधार अटैच किया गया है। वहीं इस संबंध में पुलिस के अधिकारियों ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि ये मामला उनके संज्ञान में नहीं है, न ही उनको कोई तहरीर दी गई है। तहरीर मिलने पर ही मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। तो बता दें आपको कि पंतनगर से ये खबर आ रही है, जहां की छेड़छाड़ का मामला जो है वो सामने आ रहा है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और जो अगली खबर है वो टिहरी से आ रही है। बता दें कि टिहरी में पिछले दिनों बूढ़ा केदार क्षेत्र में आई आपदा के बाद अब स्वास्थ्य विभाग ने लोगों के स्वास्थ्य को लेकर कमर कसी है। आपदा प्रभावितों को स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टर और फार्मासिस्ट की तैनाती कर दी है ताकि लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हो तो उनका इलाज किया जा सके। 4 डॉक्टर और फार्मासिस्ट की तैनाती बूढ़ा केदार क्षेत्र में की गई है, क्योंकि ये क्षेत्र अति संवेदनशील है। यहाँ लोगों को इलाज करवाने के लिए कई किलोमीटर जिला मुख्यालय आना पड़ता है। इसी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने कदम उठाया है कि जो गर्भवती महिलाएं या बच्चे हैं उनका इलाज उन्हें उसी जगह पर मुहैया करवाया जाएगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्याम विजय का कहना है कि आसपास के जो क्षेत्र प्रभावित हैं वहां डॉक्टरों और फार्मासिस्ट की टीम भेजी गई है ताकि लोगों को समय पर दवाइयां और उपचार मिल सके। ये बात भी हमारी विशेष नज़र ढाल वाला क्षेत्रों में है, क्योंकि प्लेन का एरिया ज़्यादा हो जाता है, पॉपुलेशन डिपेंडेंस हो जाती है, तो वहाँ पे हमने विशेष टीमें डिप्लॉय करें। आपको डॉक्टर को निर्देश दिए हैं कि इस बीमारी पे पूरी नज़र बना के रखें और कहीं भी ऐसी अगर कोई समस्या आती है उसका तुरंत संज्ञान। हमारी वर्तमान में जो टीमें हैं वो घर घर भ्रमण कर रही हैं। वहाँ पे कल ही गया था, माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन था, मैंने कैंप में व्यवस्थाएँ देखी हैं और वर्तमान में हमने जो वहाँ पे चिकित्सा शिविर चल रहा है उसकी भी 3 टीमें लगा रखी हैं जो 24/7 उस कैंप में हमारी चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहे। इसके अलावा जो प्रभावित संबंधित ग्राम हैं, जैसे हमारा तिनगढ़ हुआ, तोली है, जखाड़ा है, कोट है, उड़ी है, पिंसवाड़ है, इन समस्त ग्रामों में हमने टीम आज प्रस्थान करवा दी है। विशेषकर उड़ी और पिंसवाड़ से सूचना आ रही थी और हमने उसे भी कहा कि जो भी गर्भवती महिलाएं हैं या बच्चे हैं उनको हम विशेष रूप से अलग सेवाएं प्रदान करेंगे और उनको अगर कोई दिक्कत या परेशानी होगी तो उनको नीचे के अस्पतालों में भी हमने शिफ्ट करने के आदेश दे दिए हैं। तो चलिए अब आपको बता दें कि हम मौसम को लेकर आपको खबर देंगे। उत्तराखंड में मौसम विज्ञान विभाग ने भारी बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए आज विद्यालय बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। टिहरी जिले के क्षेत्रांतर्गत समस्त शासकीय निजी विद्यालय और आंगनवाड़ी केंद्र आज बंद रहेंगे। बता दें कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग देहरादून ने दिनांक 30 जुलाई 2024 की शाम को 7 बजे जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार
टिहरी जिले के कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई थी और गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने का रेड अलर्ट भी जारी किया था। इसके चलते जिलाधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ब्रजेश भट्ट ने छात्र छात्राओं की सुरक्षा और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोके जाने के उद्देश्य से जनपद में 1 दिवसीय अवकाश घोषित किए जाने का आदेश पारित किया है। उन्होंने कहा कि आदेश का अनुपालन न करने वाले प्रधानाचार्य की लापरवाही से यदि कोई घटना घटित होती है तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की सुसंगत धाराओं के अधीन कार्रवाई की जाएगी। और टिहरी उत्तराखंड मौसम विज्ञान विभाग का आज भारी बारिश का अनुमान जो है वो जताया है। तो बता दें, अब खबर मसूरी से आ रही है। मसूरी में सेंट जॉर्ज कॉलेज ने 15 दिवसीय सेंट जॉर्ज कॉलेज हेरिटेज कप आमंत्रण सॉकर टूर्नामेंट का शुभारंभ किया है। उत्तराखंड शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने किया है। वहीं इस मौके पर प्रेमचंद अग्रवाल ने पहले दिन टूर्नामेंट में प्रतिभाग कर रहे खिलाड़ियों का परिचय लेते हुए टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। इस मौके पर स्कूल के प्रधानाचार्य रमेश अमलनाथन ने मुख्य अतिथि शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को पौधा और मोमेंटो देकर स्वागत किया। इस मौके पर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार खेलों और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाओं के तहत काम कर रही है। वो पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर द्वारा एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीतने पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि देहरादून शहर को स्मार्ट बनाए जाने के लिए स्मार्ट सिटी का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। जल्द ही देहरादून में ग्रीन बिल्डिंग और पार्किंग का निर्माण कार्य शुरू होगा। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस की केदारनाथ पद यात्रा राजनीति से प्रेरित है। कांग्रेस हमेशा से सनातन धर्म विरोधी रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की केदारनाथ पैदल यात्रा उनकी प्रायश्चित यात्रा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केदारनाथ की पदयात्रा दो दुष्प्रचार करके महिमा मंडित कर रही है और जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार महाराज भी यहीं पढ़े हैं। देखिए, आप जानते हैं कि जिस प्रकार से इस विद्यालय में लगातार 51वां जितेंद्र गुप्ता की मेमोरियल में, उनकी मेमोरी में फुटबॉल टूर्नामेंट आप करते हैं। ये बड़ी बात है कि किसी एक बच्चे के याद में फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा है, क्योंकि बच्चों में इससे जहाँ लोगों में एक भावना उत्पन्न होती है, साथ साथ खेल और खेल की भावना से जो खेला जाने वाला एक खेल है फुटबॉल। अब आप देखिए कि जहाँ हमें आज आवश्यकता लगती है, जो आज लोग खेल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से मैं एक बात तो उसमें कह सकता हूँ कि कम से कम वो जो गलत काम उससे बचत उनकी होती है। और जिस प्रतिष्ठित विद्यालय में मैं यहाँ खड़ा हूँ, जिस प्रतिष्ठित विद्यालय में ये प्रतिष्ठित जो टूर्नामेंट हो रहा है, चैम्पियनशिप हो रही है, पूरे ओपन चैम्पियनशिप में पूरे क्षेत्र के लोग यहाँ आ रहे हैं और स्वाभाविक रूप से हमारे यहाँ इन कार्यक्रमों की आवश्यकता है। आप जानते हैं कि हमारी प्रदेश की सरकार, हमारी देश की सरकार आज खेलों में बहुत आगे बढ़ाने का काम कर रही है। हमारे प्रदेश के अंदर ऐसे 3900 बच्चे हैं जो 8 साल से 14 साल के बीच, जिनको 1500 रुपये प्रति माह हमारी सरकार यहाँ धामी सरकार दे रही है। और उनके खेल को आगे बढ़ाने के लिए जो छात्रावास हैं, वहाँ पे भी उनको स्टाइपेंड देने का काम हमारी सरकार के द्वारा हो रहा है। यदि देश की बात करो तो माननीय मोदी खेलो इंडिया के नाम से उन्होंने एक अपना शुरू किया और आज उसका लाभ ये हो रहा कि पेरिस में जो हमारा ओलंपिक हो रहा है, अभी तक का सबसे बड़ा दल ओलंपिक गया है और पहला पदक पिस्टल की प्रतियोगिता में बहन ने, हमारी बिटिया ने हमारे देश का नाम रोशन किया, वो ब्रॉन्ज मेडल लाई है। निश्चित रूप से हमें लगता है कि इस प्रकार से जो हम लोग खेल की तरफ प्रोत्साहन करने का काम सरकारों के द्वारा हो रहा है, तो ये खेल पे भी हमारा ध्यान होगा तो आने वाले टाइम पे जो प्रतियोगिताएं बाहर होती हैं, चाहे वो ओलंपिक हो चाहे एशियाड हो, हमारे लोग उसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे। एक तो ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि स्मार्ट सिटी हमारे देहरादून के लिए जब ये लागू किया गया तो हमारे यहाँ 100 वार्ड है नगर निगम में, उसमें मात्र 10 वार्डों के लिए ही स्मार्ट सिटी की परियोजना निर्धारित की गई थी। जो काम उस पर निर्धारित किए गए थे वो काम लगभग पूरे हो गए। मैं सिर्फ एक ग्रीन बिल्डिंग की यदि मैं बात करूं, उसकी DPR लेट स्टार्ट हुई, लेट उन्हें मिली
और उसका अंश जो स्मार्ट सिटी से है वो हमने लिया है। राज्य सरकार के फंड और स्मार्ट सिटी के फंड से वो ग्रीन बिल्डिंग बनेगी, जहां पूरे हमारे देहरादून के जितने भी ऑफिस हैं उसके एक छत के नीचे आएंगे। बड़ी वहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था होगी। उसके अलावा जितने हमारे स्मार्ट सिटी के काम हैं, आप जाके देखिए परेड ग्राउंड को, आप जाके देखिए ईसी रोड को, आप जाके देखिए मेरे स्मार्ट टॉयलेट्स को, आप जाके देखिए मेरे स्मार्ट स्कूल्स को, आप जाके देखिए हमारे वहाँ पे जितने भी स्मार्ट मीटर लगे हैं। यानी कि कुल मिला के सभी पे काम हुआ है। उसके साथ साथ ये 10 वार्डों के अलावा बाहर निकलने का भी यदि मैं बात करूं, उसको भी लाभ दिया है। जैसे 30 बसें हमारी इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं, आपने देखा होगा हरी सी बसें जो पूरे क्षेत्र में घूमती है, यानी कि 10 वार्डों के बाहर भी घूम रही है। ऐसे प्रायश्चित यात्रा वो करें, इसको कहने को तैयार हूँ। जो लोग भगवान श्री राम के ऊपर बोलते थे काल्पनिक हैं, राम सेतु पे बोलते थे काल्पनिक हैं, जो सनातन को गाली देते थे, जो हमारे धर्म को गाली देने का काम करते थे, आज उनको भगवान की याद आई। आज उनके बड़े से लेके छोटे नेता तक आज वो धर्म की बात करते हैं। जो लोग अपने कुर्ते के ऊपर जनेऊ डालते हों तो उससे क्या हम अपेक्षा करेंगे। उन्हें ये नहीं पता कि सनातन की संस्कृति क्या है, सनातन क्या है। जो हमेशा ये कोशिश करते रहे किस तरह से हिंदुओं को गाली दी जाए। अब आप देखिए उन्होंने एक शब्द क्या बोला था, हिंदू हिंसक होता है। इस प्रकार की बात करने वाले आज वो केदारनाथ की बात कर रहे हैं। ये बात ठीक है कि आप यात्रा करिए, लेकिन केदारनाथ पर क्यों? केदारनाथ के बारे में आपने क्या किया? जब 2013 की वहाँ पे विभीषिका हुई थी, कितना काम किया आपने? क्या काम किया है ज़रा बताएं तो सही। आज मोदी जी वहाँ पे काम कर रहे हैं। आज यात्रा बहुत अच्छी चल रही है। आज 4 धाम यात्रा की यदि मैं बात करूं, सर्वाधिक जो यात्री आ रहे हैं धर्म के प्रति जिनकी आस्था है, जो हमारे तीर्थ यात्री आ रहे हैं, और आपकी जानकारी में बता रहा हूं, सबसे कठिन यात्रा है 4 धाम की केदारनाथ। उसमें इसलिए आ रहे हैं कि वहाँ पे व्यवस्थाएं सुधरी हैं। वो इसलिए आ रहे हैं कि माननीय मोदी जी का केदारनाथ के प्रति प्रेम है। उस गुफा में बैठकर उन्होंने साधना की है। तो शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को सुन रहे थे आप। और अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर मसूरी से है। मसूरी में लगातार टैक्सी और स्कूटी से अव्यवस्थाएं फैल रही हैं। एसडीएम मसूरी को लगातार इसकी शिकायतें मिल रही थी, जिसको लेकर एसडीएम मसूरी डॉक्टर दीपक सैनी ने एआरटीओ और नगरपालिका के अधिकारियों को सभी स्कूटी संचालकों के लाइसेंस में दर्शाए गए कार्यकाल और पार्किंग का स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। बता दें, जिसके बाद एआरटीओ राजेंद्र विराटिया और अधिशासी अधिकारी राजेश निधानी के नेतृत्व में पालिका और परिवहन विभाग की टीम ने मसूरी के कई क्षेत्रों से संचालित टैक्सी, स्कूटी लाइसेंसधारियों के लाइसेंस, पार्किंग और कार्यालय का निरीक्षण किया, जिसमें बड़ी खामियां पाई गई। बताया जा रहा है कि जिस जगह पर टैक्सी, स्कूटी के लाइसेंस में कार्यालय और पार्किंग दिखाई गई है, वहां पर न तो पार्किंग है और न ही कार्यालय है, जिसको लेकर एआरटीओ ने रिपोर्ट तैयार कर एसडीएम को लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति किए जाने के लिए भेजा गया है। वहीं संयुक्त निरीक्षण के दौरान करीब 1 दर्जन टैक्सी और स्कूटी के चालान भी किए गए हैं। एआरटीओ राजेंद्र विराटिया ने बताया कि परिवहन विभाग ने मसूरी में 44 लोगों को टैक्सी, स्कूटी के लाइसेंस दिए हैं। वहीं एक लाइसेंस में 5 स्कूटी संचालित की जा सकती है, परंतु देखा जा रहा है कि उससे कई अधिक स्कूटी फर्जी तरीके से मसूरी में संचालित किए जा रहे हैं, जिनकी जांच की जा रही है। और अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी ने बताया कि मसूरी में टैक्सी, स्कूटी संचालन की वजह से कई व्यवस्थाएं फेल हो रही हैं। वहीं मसूरी के पिक्चर पैलेस और गांधी चौक से टैक्सी, स्कूटी चलाई जा रही है और वहीं पर पार्किंग भी बना दी गई है, जिसको लेकर कई बार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने चौक को खाली करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि एसडीएम मसूरी के निर्देशों पर सभी टैक्सी, स्कूटी संचालकों के लाइसेंस और उसमें दर्शाए गए पार्किंग और कार्यालय की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि जो भी स्कूटी संचालकों के लाइसेंस के अनुसार नहीं पाया जाएगा, उसके लाइसेंस को निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। में जितनी भी ये कॉमर्शियल स्कूटी है, ये शहर के विभिन्न मुख्य रोडों पे खड़ी हो रही है और इससे यातायात प्रभावित हो रहा है। तो एसडीएम साहब ने निर्देश दिए थे कि इसका एक ज्वाइंट इंस्पेक्शन कर लिया जाए कि कहाँ के लाइसेंस पे इन्होंने गाड़ियाँ ली है और कहाँ से इनकी गाड़ियाँ चल रही है।
तो उसी क्रम में आज ARTO साहब के साथ ये साइट विजिट कर रहे हैं और इनका वेरिफिकेशन किया जा रहा है कि ये कहाँ से, इनका रजिस्ट्रेशन कहाँ का है और ये कहाँ से अपनी गाड़ियाँ चला रहे हैं। तो वही कार्रवाई आज चल रही है। तो क्या देखा गया पूरे निरीक्षण में कि निरीक्षण में ये देखा गया कि जो मैक्सिमम कमर्शियल व्हीकल है वो पिक्चर पैलेस और गांधी चौक से चल रहा है और इन्हीं दोनों जगह ज़्यादा कंजेशन ट्रैफिक का रहता है। अब एक्शन प्लान क्या है? अब एक्शन प्लान नगर पालिका के उसमें अगर देखा जाए तो नगर पालिका पे व्हीकल्स के खिलाफ कोई कार्रवाई का प्रावधान नहीं है। ज़्यादा अतिक्रमण में अगर सड़क पे है तो उठा के हम ले सकते हैं, लेकिन फिर वो उस पर जो व्यय शुल्क होता है उसे लेके छोड़ना पड़ता है। बाकी जो सीलिंग वॉलिंग का है और जो चालानी कार्रवाई है वो RTO और SDM सर देखेंगे, तो आगे जो भी निर्देश होंगे इसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से शिकायत मिल रही थी कि जिस जगह से सभी लाइसेंस धारकों ने अपना लाइसेंस स्पेस दिखाया था उनके पास वो पर्याप्त मात्रा में स्पेस यहाँ पर वाहन खड़ा करने का नहीं है, जिससे जो है यहाँ पर जाम की स्थिति बनी रहती है। इसके लिए जो है यहाँ पर एक सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें बहुत सारे लाइसेंस धारकों के पास जो है प्रॉपर स्पेस, प्रॉपर टॉयलेट और ऑफिस यहाँ पर नहीं पाया गया है। इनके खिलाफ हमने जो है रिपोर्ट अभी तैयार करके इनके लाइसेंस निलंबन की जो है कार्यवाही जो है की जाएगी। उच्च अधिकारी को जो भी निर्देश दिए जाएंगे उसमें उनके आगे जो है कार्यवाही की जाएगी। अभी वर्तमान में जो है हमारा सबसे पहले जो सत्यापन प्रक्रिया पूरी की जाएगी, उसके बाद जो भी निर्देश दिए जाएंगे उसको पालन किया जाएगा। लगभग कितने लाइसेंस यहाँ पर दिए? लगभग 44 लाइसेंस यहाँ पर जो है दिए गए हैं। मिनिमम 5 वाहन जो है होना आवश्यक। ले लेंगे, कुछ ना कुछ तो लेंगे। ऊपर की तरफ है। तो बता दें आपको कि SDM मसूरी की जांच पर अब टैक्सी और स्कूटी संचालकों के लाइसेंस की जांच जारी कर दी गई है। मसूरी से ये खबर दिखा रहे हैं, जहां की SDM मसूरी के निर्देश के बाद अब जांच शुरू हो गई है। तो चलिए फिलहाल के लिए अपना उत्तराखंड में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।